दोस्तों, एक एसडीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी से अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहे थे। तभी रोड के किनारे उनको एक सब्जी का ठेला लगा हुआ दिखाई देता है, जिस ठेले को एक महिला चला रही थी। दोस्तों, जैसे ही एसडीएम साहब उस महिला को देखते हैं, तब अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और गाड़ी से उतरते हैं और उस ठेले की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, जो महिला वहां पर ठेला लगाई थी, जब वो एसडीएम साहब को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो वो अपने चेहरे को छुपाने लगती है। दोस्तों, तभी एसडीएम साहब उससे कहते हैं कि सोनम, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, तुमको चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों वो महिला एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, आखिर वो महिला कौन थी और एसडीएम साहब के सामने वो रो क्यों रही थी और रो रो कर उनसे माफी क्यों मांग रही थी, और एसडीएम साहब और उस महिला के बीच में रिश्ता क्या था? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक गांव की है, जहां पर एक सोनम नाम की लड़की रहती थी। दोस्तों, सोनम दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था। सोनम कभी कभी अपनी सहेलियों के साथ जब घूमती फिरती थी तो हमेशा कहती थी कि मुझसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार ऊपर से उतर कर आएगा और मुझसे शादी करेगा। दोस्तों, सोनम अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और इस तरीके से दिन गुजर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे सोनम की उम्र भी बढ़ रही थी। तो सोनम के माता पिता सोनम की शादी करने के लिए सोचने लगते हैं। सोनम के पिताजी और उसका भाई दोनों लोग मिलकर सोनम के लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं और कुछ दिन बाद उनको एक लड़का भी मिल जाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम संदीप था। संदीप दिखने में उतना ज्यादा खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा हुआ लड़का था और संस्कारी लड़का था। माँ बाप की इज्जत करना बहुत अच्छे से वो जानता था। दोस्तों, जैसे ही सोनम के पिताजी और सोनम का भाई उस लड़के से बातचीत करते हैं तो उस लड़के का जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। उस लड़के से बातचीत करने के बाद उन लोग को बहुत अच्छा फील होता है और वो लड़का घर परिवार की इज्जत करने वाला था, जिस वजह से वो लड़का सोनम के पिताजी को पसंद आ जाता है और उस लड़के से सोनम की शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, शादी तय करने के बाद सोनम के पिताजी जब घर पर आते हैं तभी सोनम अपने पिताजी से पूछती है कि पापा, आपने जो लड़का पसंद किया है वो लड़का सुंदर है ना, वो लड़का मेरे लायक तो है ना, क्योंकि हम दोनों की जोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। मैं जितनी खूबसूरत हूं उतना ही खूबसूरत मेरा दूल्हा भी होना चाहिए। तब दोस्तों सोनम के पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो, शकल सूरत उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। जो मैंने लड़का तुम्हारे लिए देखा है वो लड़का लाखों में एक है। लड़का अच्छे विचारों का होना चाहिए, मान सम्मान करने वाला होना चाहिए और तुम्हारी इज्जत करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, सोनम अपने पिताजी की बातों को सुनकर थोड़ा सा मायूस हो जाती है। तभी जो सोनम का भाई था वो उस लड़के का फोटो सोनम को दिखाता है। जब लड़के का फोटो सोनम देखती है तो अपना चेहरा ऐसे नीचे की तरफ झुकाकर और एकदम से मायूस हो जाती है। दोस्तों, सोनम सोचती है कि लड़का तो दिखने में कुछ खास नहीं लग रहा है, क्या होगा, मेरी शादी इसके साथ कैसे होगी, कैसे मेरी जिंदगी इसके साथ गुजरेगी। दोस्तों, यही सब सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी जो सोनम का भाई है वो कहता है कि बहन देखो, लड़का पढ़ा लिखा हुआ है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। कुछ महीने बाद या फिर कुछ सालों के अंदर ही वो लड़का सरकारी नौकरी करने लगेगा तो जो तुम्हारी जिंदगी है वो बहुत खुशहाल तरीके से गुजर जाएगी और कभी भी किसी चीज की तुमको कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, सोनम जो थी वो कहीं ना कहीं उस लड़के के शकल और सूरत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। उस लड़के से वो शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, गांव देहात में लड़कियों को इतना इजाजत नहीं होती है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सके या फिर अपने पापा के सामने अपनी बातों को रख सके कि पापा मुझसे शादी नहीं करेंगे। वो अपने घर वालों के अकॉर्डिंग ही गांव देहात की लड़कियां शादी करती हैं। दोस्तों, सोनम भी अपने पापा और अपने भाई को कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप शादी करने के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और शादी का समय भी नजदीक आ जाता है। दोस्तों, सोनम अपने कमरे में बैठी हुई थी और शादी का जोड़ा पहनकर अपना तैयार हो रही थी। घर में खुशियों का माहौल था, सभी रिश्तेदार लोग आए हुए थे। कुछ समय बाद बारात भी दरवाजे पर आ जाती है और दूल्हे का मान सम्मान से स्वागत किया जाता है। बारात आने के बाद अब समय आता है जयमाल का। तभी सोनम जो है वो दुल्हन की तरह जोड़े में तैयार होकर स्टेज पर जब पहुंचती है तो दोनों के हाथ में वरमाला दिया जाता है। लेकिन जब वरमाला ऐसे पहनाने की बारी आती है तभी सोनम लड़के को देखकर जयमाल के स्टेज पर ही गुस्सा हो जाती है और वरमाला डालने से मना कर देती है। सोनम अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। ये लड़का फोटो में दिखने में तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन सामने से तो ये बिल्कुल भी ठीक
ठीक नहीं लग रहा है, ये लड़का बहुत ज़्यादा काला है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसके साथ अगर आप लोग मेरी जबरदस्ती शादी करवाएंगे तो देख लीजिएगा बहुत बुरा होगा। दोस्तों ऐसा कहने के बाद सोनम शादी करने से साफ साफ इनकार कर देती है। अब इतना सुनने के बाद जो दूल्हा था और जो दूल्हे के पिताजी थे वो दोनों लोग मायूस हो जाते हैं और दूल्हा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन जो दूल्हा था वो बहुत ज़्यादा समझदार था और पढ़ा लिखा लड़का था। दोस्तों दूल्हा उसके सामने कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता है। दूल्हे के पिताजी सोनम के पिताजी से कहते हैं कि आपने अपने लड़की को हमारे लड़के के बारे में नहीं बताया था कि वो शकल सूरत से थोड़ा सा सांवला है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है। दोस्तों सोनम के जो पिताजी थे वो भी बहुत ज़्यादा लाचार थे और सोनम का भाई भी बहुत ज़्यादा लाचार था। सोनम को समझाने की दोनों लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सोनम जो थी वो अपने पिताजी के बातों को नहीं मानती है। और दूल्हे के पिताजी सोनम से भी इतना तक कह देते हैं कि बेटा देखो घर पर बारात आई है तो शादी कर लो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सोनम शादी करने के लिए नहीं मानती है। तब सोनम का भाई और सोनम के पिताजी दोनों लोग सोनम के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और कहते हैं कि आज तुमको शादी करनी ही पड़ेगी, हम लोग की इज्जत का सवाल है। दोस्तों वो लोग कहते हैं कि अगर शादी आज नहीं करोगी तो हम लोग की बहुत बदनामी हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से उस दिन सोनम को समझाया जा रहा था। तभी गांव के ही कुछ लोग पुलिस को फोन कर देते हैं और बता देते हैं कि शादी विवाह में झगड़ा हो गया, लड़की शादी नहीं करना चाहती है। तब तक दोस्तों आधे घंटे के अंदर मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तब लड़की के पिताजी को और उसके भाई को समझाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए लड़की अगर शादी करने के लिए राजी नहीं है तो आप जबरदस्ती उसकी शादी नहीं करा सकते हैं। अगर उसका मन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका ये अधिकार है और ये अधिकार उसको कानून ने दिया है। दोस्तों अब सोनम के पिताजी और उसका जो भाई था वो दोनों लोग लाचार हो जाते हैं और मजबूरी में जो लड़का था, जो दूल्हा था, उसको अपनी बारात वापस ले जानी पड़ जाती है। लेकिन जब लड़का अपनी बारात को वहां से लेकर गांव से बाहर निकल रहा था तभी उसी गांव का एक गरीब किसान दूल्हे के पापा से आकर कहता है कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो बताइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तब दोस्तों दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब बचा ही क्या गया है, इससे ज्यादा हमारी बदनामी क्या हो सकती है, इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है, बताओ क्या बात है। तब दोस्तों वो किसान कहता है कि अगर आप मेरी बातों को मान जाएंगे तो आपको बारात वापस लेकर नहीं जाना पड़ेगा। तब दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तब वो किसान कहता है कि साहब देखिए हमारी एक बेटी है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन बड़ों का इज्जत करना बहुत अच्छे से वो जानती है, घर का सारा काम वो जानती है, सब कुछ आपका काम कर देगी, खाना वाना बना देगी और आपके लड़के को बहुत खुश रखेगी, उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करेगी और आप लोगों की भी इज्जत करेगी। अगर आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो आप हमारी बेटी से शादी करके बारात लेकर जा सकते हैं। हम बहुत गरीब हैं, पैसा रुपए दान दे तो नहीं दे पाएंगे, बस अपनी बेटी को ही आपको दे सकते हैं। दोस्तों पुराने जमाने में जब किसी की बारात वापस चली जाती थी तो गांव के लोग इसी तरीके से शादी करवा कर और बारात को विदा करते थे, जिस वजह से दूल्हे के जो पिताजी थे उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दूल्हे के जो पिताजी वो सोच रहे थे कि शादी में इतना ज़्यादा खर्चा हो गया है और रिश्तेदार के लोग आए हैं, अगर शादी नहीं होगी तो उनकी इज्जत का क्या होगा। दोस्तों इस तरीके से संदीप और उस लड़की की शादी उससे करवा दी जाती है और शादी होने के बाद संदीप जो है उस लड़की को लेकर विदा करके अपने घर चला जाता है। इधर जो सोनम थी वो जब अपनी शादी तोड़ती है तो शादी तोड़ने के 2 महीने बाद इलाहाबाद चली जाती है और वहां पर प्राइवेट नौकरी करने लगती है। दोस्तों इसी बीच सोनम की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। दरअसल दोस्तों उस लड़के का नाम विशाल था। दोस्तों सोनम विशाल को जब पहली बार देखी थी तभी उसको एक ही झटके में विशाल पसंद आ गया था और बार बार विशाल को वो देखा करती थी हमेशा। विशाल को भी ऐसा लगने लगा था कि जो सोनम है वो उससे प्यार करती है, उसको चाहती है, जिस वजह से जो विशाल था वो कभी कभी या फिर हमेशा वो सोनम के आगे पीछे बाइक लेकर घूमता रहता था। दोस्तों 1 साल के बाद सोनम और विशाल के बीच में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। सोनम सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि मैं संदीप से शादी नहीं की हूं, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सोनम ये भी सोच रही थी कि जैसा लड़का उसको जीवन में चाहिए था वैसा लड़का विशाल उसको मिल गया, उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर जाएगी। लेकिन दोस्तों सोनम नहीं जानती थी कि विशाल को वो जितना अच्छा समझ रही है उतना अच्छा विशाल है नहीं। दोस्तों विशाल जो है वो लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता था, जुआ खेलता था, लड़कियों के साथ अवैध उसका संबंध भी था, वो दारू शराब भी पीता था और पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन विशाल की एक खासियत थी, वो खासियत ये थी कि विशाल कभी भी जब सोनम से मिलने के लिए आता था, उसके सामने जब आता था तो दारू शराब पीकर या फिर नशे की हालत में नहीं आता था। वो हमेशा एक अच्छा लड़का बनकर सोनम
सोनम के सामने आता था, उससे मिलता था और उसके साथ वक्त बिताता था। दोस्तों सोनम 2 साल बाद अपने माता पिता से बातचीत करती है और विशाल से शादी करने का प्रस्ताव अपने माता पिता के सामने रख देती है। जब सोनम के माता पिता को पता चलता है कि सोनम अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो वो लोग भी उसको मना नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि एक बार उसकी शादी टूट चुकी है और इस बार भी मना करेंगे तो उसकी शादी टूट जाएगी। यही सब सोचकर जो लोग थे वो सोनम की मर्जी के खिलाफ नहीं जाते हैं और सोनम की शादी विशाल से तय करवा देते हैं। दोस्तों विशाल दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनता था, महंगी गाड़ियों से घूमता था। यही सब देखकर जो सोनम थी वो विशाल को पसंद करने लगी थी और उससे शादी भी कर ली थी। शादी होने के बाद सोनम विशाल के साथ बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि मैं संदीप से शादी नहीं की, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन दोस्तों सोनम ये बात नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी संदीप के साथ बर्बाद नहीं होती, बल्कि उसकी जिंदगी अब जाकर बर्बाद होने वाली थी और उसको इस बात की भनक भी नहीं थी। दोस्तों शादी होने के 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इन 6 महीनों में अभी भी सोनम को यह बात पता नहीं चलता है कि उसका जो पति है वो नशेड़ी है और दारू शराब पीता है, क्योंकि विशाल घर पर कभी दारू शराब पीकर आता ही नहीं था। जब भी लड़कियों के साथ उसको मौज मस्ती करना होता था, अवैध संबंध बनाना होता था, तो वो घर से बाहर होटल बुक करता था और होटल पर भी मौज मस्ती करता था और धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरे 1 साल गुजर जाते हैं और सोनम एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अब जाकर सोनम को थोड़ा बहुत पता चलने लगा था कि उसका जो पति है विशाल वो दारू शराब पीता है। लेकिन दोस्तों सोनम उससे कुछ बोलती नहीं थी, वो सोचती थी कि चलो कभी कभी पीता होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे विशाल की जो हरकतें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। विशाल अब सोनम के सामने दारू शराब पी के आने लगा था और लड़कियों के साथ उसके सामने बातचीत करने लगा था। जब सोनम उसको मना करती थी तब विशाल उसको डांट दिया करता था और कहता था कि कुछ भी अगर बोलोगी तो मार पीट कर तुमको यहां से भगा दूंगा। अब दोस्तों सोनम को बहुत बड़ा झटका लग जाता है जब ये बात सुनती है। तो सोनम सोचती है कि मैं अपनी मर्जी से शादी की हूं, लेकिन ये ऐसा लड़का निकल जाएगा, मैं तो कभी सोची ही नहीं थी। दोस्तों वो कहती है कि जितनी सुंदर मैं थी उतना ही ज्यादा सुंदर ये भी था, लेकिन मैं सोचती थी कि लड़का मेरी सुंदरता का कद्र करेगा, मेरी इज्जत करेगा, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही इसको क्या हो गया, ये पूरी तरीके से बदल गया है। दरअसल दोस्तों उस समय सोनम को यह बात पता चल गई थी कि जो विशाल है उसका अवैध संबंध लड़कियों के साथ चल रहा है और इसी बात को लेकर विशाल और सोनम के बीच में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दोस्तों इस तरीके से लड़ाई झगड़े करते करते पूरे 1 साल और गुजर जाते हैं और सोनम एक और बच्चे को जन्म देती है। अब दोस्तों सोनम के शादी को पूरे 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन दोस्तों अब सोनम की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि सोनम एकदम से मजबूर हो चुकी थी और सोनम विशाल को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी और अपनी मजबूरी अपने माता पिता से बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि दोस्तों सोनम अपनी मर्जी से शादी की थी। इसीलिए जो भी उसके साथ हो रहा था, जो भी उसके ऊपर बीत रही थी, वो अपने घर वालों को नहीं बताना चाहती थी। दोस्तों सोनम सोच रही थी कि हमारे घर वाले भी मेरे ऊपर ताना मारेंगे अगर उनको पता चलेगी कि उसके साथ ये सब हो रहा है। तो वो सोच रही थी कि हमारे घर वाले कहेंगे कि तुम अपनी मर्जी से शादी की हो तो तुम इस चीज को देखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है, लेकिन घर में लड़ाई झगड़े होने की वजह से विशाल और भी ज्यादा टेंशन में रहने लगा था और भी ज्यादा दारू शराब पीने लगा था, जिस वजह से घर में और भी ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और रोज रोज लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। दोस्तों यहां तक नौबत आती है कि विशाल के पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों का देखभाल कर सके, अपने बच्चों का दवाई करा सके। दोस्तों इस तरीके से उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी दोस्तों जो सोनम है वो अपने पति से अलग होने का फैसला करती है, क्योंकि सोनम अपने बच्चे के भविष्य को खराब होता हुआ नहीं देखना चाहती थी। दोस्तों अब जाहिर सी बात है कि किसी भी औरत के 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो वो कहीं की नहीं रह जाएगी, वो अपने बच्चों में ही परेशान हो जाएगी और यही हाल हुआ था सोनम का। दोस्तों सोनम अपने पति से लड़ाई झगड़ा के चलते अपना ससुराल छोड़ देती है और ससुराल छोड़कर इलाहाबाद में ही एक रूम रेंट पर ले लेती है और अपने बच्चे के साथ वहां पर रहने लगती है। दोस्तों सोनम सोचती है कि ऐसे तो मेरी जिंदगी चलेगी नहीं, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिस वजह से जो सोनम है वो जहां पर रहती थी, जिस रूम में रेंट लेकर वो रहती थी, उसी रूम के नीचे रास्ता था, जगह था, तो वहीं पर एक सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचने लगती है। दोस्तों सब्जी बेचकर सोनम को रोज 300 से 400 रुपए मिल जाते थे और उस पैसे से वो अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण आराम से कर लेती थी और उसी पैसे में से कुछ पैसा वो बचाकर अपने बैंक में भी जमा कर लेती थी। दोस्तों अभी 3 महीने हुए थे सोनम को वहां पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हुए, तभी अचानक सोनम को पता चलता है कि जिस लड़के से पहली बार उसकी शादी तय हुई थी, जिस लड़के से वो शादी नहीं की थी, शादी करने से मना कर दी थी, वो लड़का आज एसडीएम बन गया है। दोस्तों अब सोनम अपनी किस्मत को कोसने लगती है और सोच रही थी कि शायद उस दिन पिताजी की बातों को
मान लेना चाहिए था और संदीप से शादी कर लेना चाहिए था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो सोचते हैं ना, वो अच्छाई हमेशा सोचते हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चे के लिए गलत भावना नहीं रखते हैं और गलत नहीं सोचते हैं। लेकिन जो लोग अपनी माँ बाप की बातों को नहीं मानते हैं, उनके जिंदगी में एक ना एक दिन ऐसा हादसा जरूर होता है। लेकिन दोस्तों उस समय पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था। सोनम अपने बच्चों के साथ अपने ठेले पर सब्जी बेच रही थी। तभी अचानक एक दिन जो संदीप था वो एसडीएम बन चुका था और अपनी पत्नी को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर कहीं लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है और एसडीएम साहब अपनी गाड़ी साइड में लगा देते हैं और साइड में लगाने के बाद इधर उधर देखने लगते हैं कुछ खाने के लिए। तभी उनकी नजर जाती है सोनम के ऊपर जो ठेले पर सब्जी लगाकर बेच रही थी। दोस्तों एसडीएम साहब उसको देखकर पहले तो सोचते हैं कि ये वही लड़की है या फिर कोई और है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए उसके पास जब जाते हैं तभी सोनम जो है वो एसडीएम साहब को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने चेहरे को छुपाने लगती है। तब जाकर एसडीएम साहब को यकीन हो जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं है बल्कि वो लड़की सोनम ही है। दोस्तों एसडीएम साहब सोनम से कहते हैं कि सोनम मैं तुमको देख लिया हूँ, तुम्हारा चेहरा देख लिया हूँ, अब तुमको अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। तब सोनम जो है वो एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और कहती है कि देखो उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, उस दिन तो मुझे समझ में नहीं आया। तब एसडीएम साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबका अपना अपना अधिकार है। तब एसडीएम साहब सोनम से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही हो, तुम्हारी जिस लड़के से शादी हुई थी लड़का तो बहुत अच्छा खासा था, मुझे भी पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है और वो लोग अच्छे परिवार के रहने वाले हैं, मैंने सुना था इस बात को, लेकिन तुम यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही हो। तब दोस्तों जो सोनम है वो अपनी पूरी कहानी एसडीएम साहब को बैठाकर सुनाती है और बताती है और कहती है कि मेरा पति शादी के बाद तो ठीक था, लेकिन 2 सालों बाद वो दारू शराब पीने लगा, लड़कियों के साथ उसके अवैध संबंध बनने लगे। मुझे 2 साल बाद इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। मैं सोच रही थी कि चलो सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, जिस वजह से मजबूरी में मुझे उसका साथ छोड़ना पड़ा और मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं अपने मर्जी से अपनी शादी की हूँ, तो मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो भी लोग मेरे बारे में गलती सोचेंगे, इसलिए मैं घर वालों को बिना बताए कैसे भी करके यहाँ पर ठेले पर सब्जी बेच रही हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों एसडीएम साहब काफ़ी देर तक सोनम से बातचीत करते हैं और वहाँ से जब जाने लगते हैं तब सोनम से कहते हैं कि सोनम अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मेरी पोस्टिंग यहीं इलाहाबाद में ही है। दोस्तों इतना कहने के बाद जो एसडीएम साहब थे वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तब एसडीएम साहब की पत्नी गाड़ी में पहले से ही बैठी हुई थी, वो पूछती है कि ये तो सोनम है ना जो हमारे गांव की लड़की है। तब एसडीएम साहब कहते हैं कि हाँ ये वही सोनम है जिससे हमारी शादी उस दिन तय हुई थी। तब एसडीएम साहब की पत्नी पूछती है कि वो यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही है, उसकी तो शादी बड़ी बड़े घर में हुई थी। तब एसडीएम साहब उसकी पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताते हैं। उसके बाद एसडीएम साहब अपनी पत्नी को लेकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। सोनम को अपने शकल और सूरत पर जितना घमंड था उसका घमंड उस दिन टूट गया था और आज उसकी शकल सूरत उसके काम नहीं आ रही थी। दोस्तों शकल सूरत आपको खाने के लिए नहीं देगी। अगर किसी से आपकी शादी हो रही है तो आपको ये देखना चाहिए कि जो लड़का है जिससे आपकी शादी हो रही है वो आपके साथ जीवन भर रह सकता है या नहीं रह सकता है, किसी भी सिचुएशन में आपको प्यार कर सकता है या नहीं कर सकता है। वो लड़का चाहे आपको अमीरों की तरफ 4 व्हीलर गाड़ी में घुमा सकता है या नहीं घुमा सकता है, वो लड़का अच्छे अच्छे होटल में खाना खिला सकता है या नहीं खिला सकता है, लेकिन वो लड़का आपकी इज्जत करने वाला होना चाहिए। दोस्तों इससे बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लड़का अपनी पत्नी का, अपनी बीवी का इज्जत करना जानता होगा ना, वो अपनी पत्नी के साथ या फिर किसी भी लड़के के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं कर सकता है। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। और फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।